अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अस्कर चौधरी। आप देख रहे हैं एम न्यूज़ की स्क्रीन पर प्रोग्राम पावर टॉक। प्रोग्राम पावर टॉक की मेज़बान निमरा अब्बासी के अचानक बीमार होने के बायस आज का प्रोग्राम बतौर मेज़बान मैं आपके सामने हाज़िर हूँ। नाज़रीन, आज अफ़वाज पाकिस्तान के तर्जुमान लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने 3.5 घंटे की तवील प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने गुज़श्ता साल की कामयाबियों और नुकसानात से के मुतल्लिक़ तफसील से बताया। उन्होंने बताया कि 75,175 इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस किए गए, 2400 दहशतगर्दी के वाक़यात में 1235 शहादतें हुई। उन्होंने मार्का हक़ का जिक्र किया, पाक अफ़गान बॉर्डर कशीदगी का तज़किरा भी किया। सबसे अहम बात उन्होंने वज़ीर आला KP सोहेल अफरीदी के बयान के मुतल्लिक़ कही कि वो कह रहे हैं कि अफ़गानिस्तान हमारी मदद करे। इस बार ऐसे लोगों का बयानिया भी खुलकर सामने आ गया। ये फितनत अल ख़वारिज का मंजूर नज़र बनना चाहते हैं। अगर मिलिट्री ऑपरेशन नहीं करना तो क्या ख़वारिज के पैरों में बैठना है? क्या ख़वारजी नूर वली महसूद को सूबे का वज़ीर आला लगा दिया जाए? इसके अलावा भी DGI SPR ने बहुत कुछ कहा। आज के प्रोग्राम में ये सब कुछ डिस्कस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि KPK में मिलिट्री ऑपरेशन पर बनता हुआ बयानिया मुल्की सियासत का किस तरफ रुख मोड़ेगा। और इंतहाई अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसे बैनुल-अक़वामी सतह पर भी देखा गया, इसके मुल्की और गैर मुल्की सतह पर क्या असरात मुरतब होंगे और कई अहम सवालात जिनका जवाब जानने की कोशिश करेंगे। जी असर खान साहब, बताइएगा, तकरीबन 3 घंटे 20 मिनट की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, किस नज़र से देखें? मेरे ख़्याल में चौधरी साहब, ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, पहली दफ़ा मैंने इसमें बहुत सी ऐसी चीज़ें देखी कि मुझे रियासती जो पॉलिसीज़ है उसके अलावा उसके हवाले से जो अबहम पाया जाता था वो अबहम अब क्लियर होता हुआ नज़र आ रहा है। पहली बात तो ये है कि अफ़गानिस्तान के हवाले से, क्योंकि ज़्यादा इंटरेस्ट हमारी अफ़गानिस्तान के हवाले से, रियासत की पॉलिसी, पाकिस्तान की पॉलिसी में एक कन्फ्यूजन था। क्योंकि मैं अक्सर ये सवालात करता था कि जब से अफ़गान तालिबान आए हैं तो पाकिस्तान में दहशतगर्दी में इजाफा हुआ है और ये अब पूरी दुनिया मान रही है कि अफ़गानिस्तान में दहशतगर्दों के ठिकाने हैं। खा वो यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट्स हों, खा वो रीजनल कंट्रीज़, अगर आप चाइना, जो आज से 2 दिन पहले जब इसहाक डार साहब बीजिंग में थे, वहाँ से जो प्रेस स्टेटमेंट, मुश्तरका प्रेस स्टेटमेंट आया, उसमें भी खुल के कहा गया कि अफ़गानिस्तान जो है अमन के लिए ख़तरा है, वहाँ पे दहशतगर्द तंजीमें हैं और अफ़गान तालिबान इन दहशतगर्द तंजीमों के ख़िलाफ़ विजिबल और वेरीफाइबल मतलब है कि कार्रवाइयाँ करें। तो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अगर आप देखें तो DGI SPR ने अफ़गान तालिबान के लिए कहा गया कि ये दहशतगर्द तंजीमों के गॉड फादर है। तो ये एक अच्छा हुआ कि क्लियर हो गया कि अफ़गान तालिबान जो है उसके साथ मेरे ख़्याल में आगे मुझे कोई नज़र नहीं आ रहा है कि उनके साथ कोई बन जाएगा। और डिक्लेयर किया गया कि पाकिस्तान के लिए TTP, पाकिस्तान के लिए अल-कायदा, पाकिस्तान के लिए दाइश उसी तरह है जिस तरह, और अफ़गान तालिबान भी हमारी नज़र में वो ही है और वो इन सब की सरपरस्ती कर रही है। तो पहली बात तो मेरे ख़्याल में अफ़गानिस्तान के हवाले से ये क्लियर हो गई। PTI के हवाले से खैबर पख्तूनख्वा में भी अब जिस तरह कहा गया कि इस वक्त अगर आप ऑपरेशन नहीं चाहते तो आर्टिकल 245 के तहत जो है इस वक्त मिलिट्री जो है सूबे में है या डिस्ट्रिक्ट्स में है खैबर पख्तूनख्वा की, तो आप आर्टिकल 245 से विड्रा करें तो मेरे ख्याल में फ़ौज ने फिर निकलना, कॉन्स्टिट्यूशनल कवर ख़त्म हो जाएगी। लेकिन DG ने एक बात बताई, इस वक्त चौधरी साहब खैबर पख्तूनख्वा की हालत ये है कि आपके 7-8 ज़िले, जिसे हम जनूबी खैबर पख्तूनख्वा कहते हैं, कोहाट से डाउन टांग, वज़ीरिस्तान, कोरम, ये लकी, बनू, डेरा इस्माइल खान और वग़ैरह, ये सारे डिस्ट्रिक्ट जो है ये तकरीबन हम कह सकते हैं कि यहाँ पे हुकूमती रेट जो है, अंधेरा जब चाह जाता है तो वहाँ पे हुकूमती रेट ख़त्म हो जाती है। तो इसी तरह ये जो तिराह है खैबर एजेंसी, जो वज़ीर आला साहब की अपनी कंस्टिट्यूएंसी है, वहाँ पे सूरत हाल बिल्कुल जो है ऐसे ही है कि ये जो इलाका है तिराह का, ये भी अब मिलिटेंट्स की कंट्रोल में है, उनकी प्रेजेंस वहाँ पर बहुत ज़्यादा है। तो अगर ऑपरेशन नहीं करने हैं तो इसका मतलब तो ये है कि जिस तरह पहले उसने क्लियर कट कहा कि PTI ने बजाय इसके कि पाकिस्तानी रियासत से मदद मांगे, अफगान तालिबान से मदद मांग रहे हैं। तो ये क्लियर किया गया कि अगर ऑपरेशन नहीं होगा तो फिर बेहतर है, जिस तरह आपने अपने इंट्रो में कहा, बेहतर यही है कि आप
सूबे को मुफ्ती नूर वली महसूद साहब के हवाले कर दे और वहाँ से मुल्ला हैबतुल्लाह साहब जो है उनकी इंस्ट्रक्शन के मुताबिक जो है खैबर पख्तूनख्वा वो चलाएंगे। तो मैं समझता हूँ कि ये दो बातें क्लियर हो गई कि अब मिलिटेंट्स के लिए कोई जगह नहीं है। हुकूमत रियासती पॉलिसी का बिल्कुल क्लियर है, कोई बातचीत नहीं होगी। इसी हवाले से अफगान तालिबान से कोई बातचीत नहीं होगी, उनको इक्वेट किया गया है टेररिस्ट के साथ ही। और एक क्लियर पॉलिसी है, वो हार्ड पॉलिसी है। वो पॉलिसी यही है कि उनके खिलाफ ऑपरेशन होगा, जो चाहे या जो ना चाहे, लेकिन ऑपरेशन होगा, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा इज पार्ट ऑफ पाकिस्तान। ये नहीं हो सकता है कि किसी के विम्स पे या किसी के जज्बात पे या किसी के ख्वाहिशात पे पाकिस्तान का एक बड़ा हिस्सा जो है उसको चलाया जा सके। बिल्कुल सही। जावेद सुब्रू साहब, हुकूमत, रियासत और कौम दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ एक पेज के ऊपर हैं, फिर ये मसाइल कहाँ पर आ रहे हैं और ये मसाइल क्यों पैदा हो रहे हैं? चौधरी साहब, थैंक यू वेरी मच, आपने प्रोग्राम में मदद किया। अब जहाँ तक बात है डीजी साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस, तो उसमें मेरी मौजूदगी भी थी। तो देखें, जो सबसे बड़ा क्वेश्चन हुआ, जैसे हसन साहब ने भी ये बात बताई, आर्टिकल 245 की, जिसके लिए सिविल एड के लिए जब आर्मी को तलब किया जाता है, वो आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन का। तो ये बात भी इसमें एक सवाल आया कि सूबाई हुकूमत जो है वो आर्टिकल 245 को रिवोक करने के लिए सुप्रीम कोर्ट से राब्ता करने के लिए या वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन पटिशन फाइल करने के लिए वो सोच रही है। तो उस पर डीजी साहब का ये कहना था कि जी बेशक वो करें। तो उन्होंने आर्टिकल 245 कॉन्स्टिट्यूशनल बुक से पढ़कर ये सुनाया कि उसके आर्टिकल के मुताबिक जब 245 इन्वोक होता है तो इसको रिवोक सिर्फ और सिर्फ फेडरल गवर्नमेंट कर सकती है और इसको किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर चैलेंज नहीं किया जा सकता। और दूसरा, आर्टिकल 245 तब इन्वोक होता है जब आप सूबाई हुकूमत उस पर उनको मदद के लिए बुलाती है। इस वक्त जो सूबे की सूरत हाल है वो हम सबको मालूम है कि सबसे ज़्यादा दहशत गर्दी के वाक़यात वहाँ पे हैं। क्रॉस बॉर्डर इन्फिल्ट्रेशन जो है वो सबसे ज़्यादा वहाँ पे है। अगर हम देखें तो जितने जो तादाद बताई गई, फिगर्स बताए गए, उसमें सबसे ज़्यादा जो इवेंट्स हुए हैं दहशत गर्दी के वो इस सूबे में हुए हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है चौधरी साहब के सोहेल अफरीदी साहब बस सिर्फ ये सोचते हैं कि उन्होंने जाके स्ट्रीट मूवमेंट शुरू करनी है, और स्ट्रीट मूवमेंट भी है उनकी उस तरह से हम नहीं देख पा रहे। वो कभी देखें जुमेरात वाला दिन तो उनका कंफर्म होता है कि वो अडयाला जेल के बाहर जाके बैठ जाते हैं। और देखें, दूसरी चीज़ ये है कि आप बेशक अडयाला जेल के बाहर जाएं, आप पॉलिटिकल स्टंट ज़रूर खेलें, आपका राइट है। आर्टिकल 17 जो आज डीजी साहब ने पढ़कर भी सुनाया कि आप उसके मुताबिक वो अपनी जो पॉलिटिकल एक्टिविटी है वो कर सकते हैं, लेकिन उसमें यह भी वाज़ेह है कि किस रियासत के ख़िलाफ़, रियासती इदारों के ख़िलाफ़ आप कोई भी पॉलिटिकल एक्टिविटी नहीं कर सकते। ये आर्टिकल 17 की ज़बान है, उसके अंदर ये लिखा हुआ है। लेकिन मैं जो बात ये कहना चाहता हूँ, सोहेल अफरीदी साहब, तो मुझे मैं ये कहूँगा, यहाँ पे ज़रूर ये बात कहूँगा कि सोहेल अफरीदी साहब चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा एट इस्लामाबाद हैं। यानी कि हैं तो वो चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा के, लेकिन होते इस्लामाबाद में। तो जब आप ऐसी चीज़ करेंगे तो फिर आप सूबे के अवाम की फलाह बहबूद के लिए क्या करेंगे? कुछ भी नहीं करेंगे। ठीक है, आपको आपके बानी जो है इमरान खान साहब के साथ मुलाकात करने नहीं दी जाती आपके बकौल, आपके दावा के मुताबिक। लेकिन मुझे ये बताया जाए, मैं कोर्ट रिपोर्टर भी रहा हूँ, मैं यहाँ पर पॉलिटिकल चीज़ों पर भी मेरी बड़ी नज़र रही है कि जब आपको आपके कैदी के साथ मुलाकात अगर आप दावा कर रहे हैं कि नहीं कराई जाती, तो आपके पास कोर्ट ऑफ लॉ है, आप वहाँ जाएं, आप पटिशन फाइल करें, आप रिट पटिशन हाई कोर्ट में फाइल करें। और वहाँ पे आपने कभी अभी तक कोई ऐसी चीज़ मैंने नज़र से नहीं गुजरी। एक दरख्वास्त आपने गुज़िश्ता साल की थी 2024 में नवंबर में, तो उसके बाद अगर हम देखें, फिर आपने जब सोहेल अफरीदी साहब खुद आए नवंबर में, तो फिर उन्होंने एक रिट पटिशन हाई कोर्ट में दी। तो जाहिर है आपने उसके बाद कोई ऐसी चीज़ नहीं की जिससे आपको अदालत से रिलीफ मिल सके, क्योंकि आपके पास जो आपके वकला हैं, मेरी नज़र में वो भी देखें पीटीआई के अंदर अपना अपना उन्होंने धड़ा बनाया हुआ है, वो अपने हिसाब से चलते हैं। और जिस तरह की एक चीफ मिनिस्टर है सोहेल अफरीदी साहब, उनको जिस तरह की, अब जैसे इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट बार को उन्होंने खिताब किया है, उसके अंदर भी जो अल्फाज आपने कहे हैं, आप जिस तरह से अगर आप वफाक के ऊपर जुमलाबाजी हुई है, अभी तक तो जुमलाबाजी है, ऐसी कोई चीज़ हुई नहीं है, लेकिन उसमें भी आप यही बात करेंगे कि जी हम वफाक के ऊपर चढ़ाई करेंगे और आईन और कानून से बालातर होकर जाकर मामलात करेंगे, तो फिर मेरे ख्याल में फिर आपके खिलाफ तो एक्शन होगा। और दूसरा आप देखें कि अब इनकी तैयारी है कि हम सिंध जाएंगे स्ट्रीट मूवमेंट के लिए। ठीक है, लेकिन जी आप 100 दफ़ा जाएं, आप पाकिस्तान के शहरी हैं, आपको राइट टू मूवमेंट आपका राइट है,
कि आप जाएं हर जगह, लेकिन आप ये भी तो देखें कि अगर आप कहीं जलसा करते हैं तो आपकी वजह से बाकी शहरी जो हैं, जो शायद नज़रियाती तौर पर, सियासी तौर पर आपको ना चाहते हों, आपके साथ एफिलिएटेड ना हो, तो वो उनकी तो आप राइट ऑफ मूवमेंट डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो जाहिर है फिर जो इंतज़ामिया होती है वो हरकत में आती है। तो इन चीज़ों को देखना पड़ेगा। बिल्कुल सही। जावेद साहब आपकी जानब वापस आते हैं। असलम खान साहब, अफ़गानिस्तान के और ये जो खित्ता है बिलखसूस, इसके ऊपर आपकी बड़ी गहरी निगाह रखते हैं। ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी इसमें अफ़गानिस्तान का भी ख़ासकर जिक्र हुआ, साथ जो इंडिया अफ़गानिस्तान का जो गठजोड़ है उसका भी जिक्र हुआ। इसे आप किस नज़र से देख रहे हैं? देखिए, मैं जो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को मैंने पूरा सुना तो स्पेशली वो अफ़गानिस्तान जो था वो डेफिनेटली एक इंटरेस्ट ज़्यादा था कि उसी हवाले से पॉलिसी क्या है और इस वक्त क्या सोच रही है। तो अगर आप देखें तो दो चीज़ें इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में काफ़ी वाज़ेह थी। एक तो ये जिस तरह मैंने पहले कहा कि जो टेररिस्ट नेटवर्क से उनको तालिबान को उनका सरपरस्त कहा गया या गॉड फादर, जो कि बड़ा स्ट्रांग वर्ड्स है कि अफ़गान तालिबान जो है दे आर द गॉड फादर ऑफ द टेररिस्ट जो सिंडिकेट से या टेररिस्ट नेटवर्क से। और इस वक्त पूरी दुनिया से जहाँ भी मिलिटेंट्स या इंतहा पसंद या दहशत गर्द फारिग हो जाते हैं, बेकार हो जाते हैं, बेरोज़गार हो जाते हैं, उन्होंने कहा कि सीरिया से भी 2500 जो है वो यहाँ पे आए हैं। और ये रिपोर्ट बहुत पहले आई थी, क्योंकि ये रिपोर्ट मेरे ख्याल में रूस के उसमें आई थी, एक जरीदे में आई थी कि ना सिर्फ उनको लाया जाता है, बुलाया जाता है, बल्कि बाकायदा उनको कार्ड्स भी दिए जाते हैं। मतलब एक इस तरह हमारा CNIC है, वहाँ पर इसको तस्करा है तो तस्करे दिए जाते हैं। और ख़ासकर उज़्बेक मिलिटेंट्स, ताजिक मिलिटेंट्स, चाइनीज़ योगोर और ये अफ़गानी, इन सारों के लिए स्पेशली ईरान से रिलेटेड है, उन सारों के लिए अब जो है ये एक ऐसा है कि वो दे कैन कम फ्रीली एंड दे कैन एंजॉय। तो एक ये था कि ये क्लियरिटी आ गई कि अफ़गान तालिबान जो है वो एक मलेशिया है, वो अफ़गान अवाम की नुमाइंदा हुकूमत नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, ये जो इंडिया के साथ जो नेक्सस है अफ़गान तालिबान का और मोदी गवर्नमेंट का, उसको भी काफ़ी क्लियर किया गया है कि क्योंकि इंडियन मीडिया में उनको बहुत ज़्यादा जो अमीर खान मुत्तकी साहब है उनकी विज़िट को बहुत ज़्यादा उछाला गया और टाइटल ये दिया गया द एनिमी ऑफ माई एनिमी इज़ माई फ्रेंड। मतलब ये है कि हिंदुस्तान या इंडिया ये प्रोजेक्ट ऐसा कर रहा था कि पाकिस्तान हमारा दुश्मन है, पाकिस्तान तालिबान का भी पाकिस्तान दुश्मन है, तो हम दोनों दोस्त बन सकते हैं। ये जो है इसको इस तरह फिर उसने क्लियर कट कहा कि 2026 में लेट्स ट्राई। आप बहुत मारे के हक में तो इंडिया को पता चला था, अभी आप भी मिलके कर ले। तो मेरे ख्याल में ये अफ़गानिस्तान के हवाले से मुझे जो अब नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान की वो जो पॉलिसी कन्फ्यूजन थी और मेरे ख्याल में वो हिस्टोरिकल रही है गुज़िश्ता अगर 3-4 दहाइयों से, जब पाकिस्तान वहाँ पे इंगेज रहा, खा वो जहाद के एरा में हो या उसके बाद तालिबान की एरा आ गई या उसके बाद जो है ये डेमोक्रेसी और फिर अब तालिबान, अब काफ़ी क्लियरेंस आ गई। क्योंकि एक सवाल के जवाब में जब ये पूछा गया कि अगर अफ़गान तालिबान की हुकूमत को ख़त्म करना हो तो पाकिस्तान की, उस हवाले से बड़ा काशिश था। लेकिन पाकिस्तान की पॉलिसी डेफिनेटली अब यही है कि किसी ग्रुप को सपोर्ट नहीं करना है और जो भी काबुल में होगा। लेकिन एक चीज़ क्लियर है कि पाकिस्तान अफ़गान तालिबान की हुकूमत को कानूनी और अफ़गान अवाम का नुमाइंदा हुकूमत तस्लीम नहीं कर रही है। यही है कि ये एक गासिब ज़बरदस्ती हुकूमत ली गई है। तो मैं समझता हूँ कि एक मैसेज अब अक्रॉस द बॉर्डर गया है, क्योंकि अब जब से अफ़गान तालिबान क्वाइट कॉन्फिडेंट थे कि बावजूद इसके कि वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ खुल के खेल रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान रियासती पॉलिसी में उनके ख़िलाफ़ कोई ऐसी चीज़ नहीं आ रही थी। अब ये जो डिक्लेरेशन ऑफ टेररिस्ट हो गया अफ़गान तालिबान को, तो मेरे ख्याल में उनके लिए अब मैसेज क्लियर जो है वो गया होगा कि पाकिस्तान की पॉलिसी या अप्रोच क्या है टुवर्ड द अमारत इस्लाम। बिल्कुल सही। 80% जो दहशतगर्दी है ये भी बताया गया कि खैबर पख्तूनख्वा में हुई है और सख्त बयानिया भी अपनाया है। अब ये जो इसकी नोयत क्या है, बयानिया कौमी सलामती के लिए कितना ख़तरनाक हो सकता है? जो सियासी बयानिया एक अपनाया जा रहा है, ऑपरेशन नहीं होने देंगे, सूबा तो वफाक की एक इकाई है।
देखिए मेरे ख्याल में चौधरी साहब हमारी बदकिस्मती ये है कि ये जो दहशत गर्दी है गुज़श्ता साल अगर हम देखें 2025 जो था इसको डेडलीस्ट ईयर दहशत गर्दी के हवाले से कहा जा रहा है और इसमें सबसे ज़्यादा दहशत गर्द भी मारे गए। 2100 जो किसी भी साल में सबसे ज़्यादा टेररिस्ट को जो है टारगेट किया गया है, लेकिन साथ ही तकरीबन 700 के करीब 667 है 670 जो है हमारे सिक्योरिटी एहलकार भी इसमें शहीद हुए, सिविलियन भी, पुलिस भी, तो टोटल कुल मिला के तकरीबन 4000 के करीब ये बन जाती है जो सिविलियन और नॉन सिविलियन की हम ये कर ले। तो इसका मतलब ये है कि ये एक बहुत बड़ा मसला है। लेकिन हमारी बदकिस्मती ये है कि इंसदाद दहशत गर्दी या इनके खिलाफ जो एक कौमी नैरेटिव होनी चाहिए, बयानियाँ हो, आप हमारी मेन स्ट्रीम मीडिया देखें, इसमें हार्डली 7 to 11 जो हमारी मेन प्रोग्राम्स होते हैं इनमें हार्डली आपको ये रिफ्लेक्ट होता है या नज़र आएगा कि इस पे हम कौम को सेंसिटाइज किया जा रहा है। सिर्फ वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड जो बयानियाँ हैं जिसकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं उनको ज़्यादा स्पेस दिया जा रहा है कि मिलिट्री ऑपरेशन। देखिए मैंने ज़्यादातर मिलिट्री ऑपरेशंस को कवर भी किया है। ये बयानिया जो है कि मिलिट्री ऑपरेशन नाकाम हुई, ये बिल्कुल गलत है। स्वात में मिलिट्री ऑपरेशन हुआ था, अभी तक कामयाब है। मलाकंड में मिलिट्री ऑपरेशन हुआ था। बाजोवल में उस वक्त मिलिट्री ऑपरेशन हुआ था जब बाजोवल को टेक ओवर किया था मिलिटेंट्स ने मुकम्मल तौर पर, वहाँ पे हुकूमती रट ख़त्म हो गई थी। आज बाजोवल में देखे, मोमन में देखे, इसी तरह आप जो खैबर एजेंसी है इसमें 4 ऑपरेशन खैबर एजेंसी में सिर्फ हुए हैं। तो ये बयानिया बिल्कुल गलत है कि मिलिट्री ऑपरेशन से पोस्ट मिलिट्री ऑपरेशन। देखिए एक डॉक्टर जब किसी बंदे की ऑपरेशन करती है, जब बॉडी को खोल देता है, उसके बाद पोस्ट ऑपरेशन केयर जो होता है उतना ही अहम होता है जितना कि ऑपरेशन। हमारे यहाँ प्रॉब्लम यह है कि पोस्ट ऑपरेशन फिर हमने क्या किया, क्या हमने सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को स्ट्रेंथन किया, क्या हमने पुलिस पे इन्वेस्टमेंट की, CTD को हमने कितना स्ट्रेंथन किया, इसके अलावा हमने जुडिशल रिफॉर्म्स किया कितने के, गवर्नेंस। इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा और ख़ासकर जो मर्ज डिस्ट्रिक्ट है सबसे बड़ा मसला जो है वो गवर्नेंस है। और मेरे ख्याल में दहशतगर्दी का मसला भी वहाँ पे इसीलिए है कि पुलिस, CTD, गवर्नेंस, ये चीज़ें। और आप जो तीसरा जो समरो साहब थे भी कि ये जो कन्वेक्शन रेट है अदालतों में वो सबसे कम है खैबर पख्तूनख्वा में। तो ये पोस्ट ऑपरेशन चीज़ें जो है अनफॉर्चुनेटली इसकी वजह से वो दहशतगर्दी या मिलिटेंसी या इंतहा पसंदी जो है वो दोबारा स्पेस पकड़ती है। बिल्कुल सही। असर खान, हम वापस आते हैं एक शॉर्ट सी ब्रेक। जब ब्रेक से वापस आएंगे तो इसी इशू के ऊपर गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखें। मिलते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पर जाने से कबल गुफ्तगू हो रही थी ऑपरेशन के हवाले से और बिलखसूस जो बयानिया अपनाया जा रहा है खैबर पख्तूनख्वा, और फिर जो दहशत गर्दी के जो भी वाक़यात होते हैं ताने बाने जाके काबल से मिलते हैं। तो हसन खान साहब ज़रा ये बताइएगा कि जो खैबर पख्तूनख्वा की बात हो रही थी, तो खैबर पख्तूनख्वा की आवाम क्या चाहती है, आवाम क्या सोचती है? देखिए मेरे ख्याल में आवाम तो अमन चाहती है, तरक्की चाहती है। और इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा जो है, जिस तरह मैंने आपको कहा, आधे से ज़्यादा खैबर पख्तूनख्वा जो है वो नो गो एरिया है। आप इस वक्त ये नहीं है कि आप गाड़ी, जिस तरह आप यहाँ से गाड़ी ले लें, आप टोबा टेक्सिंग जाए, आप बावलपुर जाए, आप मुल्तान जाए, आप लाहौर जाए, आप सियालकोट जाए, आप कहीं भी जा सकती हैं। यहाँ तक कि कराची, सिंध, हैदराबाद, मिलसी, डेरा इसमाइल खान, डेरा गाजी खान जाए तो मतलब है कि हुकूमती रेट है तो इसी वजह से। लेकिन आप ये नहीं कर सकते कि अभी गाड़ी ले लें और आप कहते हैं मैंने कोहाट जाना है, मैंने हंगू जाना है, मैंने करक जाना है, मैंने टांग जाना है, मैंने ये छोड़ दीजिए जो साहब का कबायली इलाके है, वो मैं खैबर पख्तूनख्वा की बात कर रहा हूँ, सेटल एरिया की बात कर रहा हूँ। और हालात में डेफिनेटली अक्सर तो हमें हुकूमती पॉलिसी, क्योंकि अगर खुल के बोले तो इस पर मसला ये है कि दहशतगर्दी पे सियासत हो रही है और ये क्वाइट अनफॉर्चुनेट है। हम सिर्फ काइनेटिक साइड जो है, जो मिलिट्री साइड है, अभी मिलिट्री ने तकरीबन 75,000 इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस किए हैं, क्योंकि जो बड़े ऑपरेशंस होते हैं वो तो वहाँ पे होते हैं जब कोई इलाका उनके पास हो। अभी खैबर पख्तूनख्वा में कोई ऐसा
इलाका नहीं है जो कि वर्चुअल या प्रैक्टिकली मिलिटेंट के पास हो, लेकिन ये है कि वो हर जगह पे है, उनकी तश्कीलें हैं, जगह जगह पे उनकी प्रेजेंस है। अब उनके खिलाफ जाहिर बात है इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, इतनी बड़ी तादाद में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन 70+% जो है दहशतगर्दी के वाक़यात खैबर पख्तूनख्वा में हो रहे हैं, तो अवाम तो इससे बिल्कुल नाला हैं। प्रॉब्लम यह है कि मरकज़ी हुकूमत और सियासी हुकूमत जो है बजाय इसके कि बैठ के इस पे एक कंसेंसस जो है डेवलप करे, क्योंकि ये मसला जो है देखें पूरे पाकिस्तान की मिसाल एक इंसानी एक बदन की तरह है। तो ये नहीं है कि आपके जिस्म का जो पाँव है वो वहाँ पे मैलिग्नेंसी या ख़राब हो चुका है या कैंसरस हो चुका है और आप कहते हैं वैसे भी ये तो पाँव है या वैसे भी ये तो दायां हाथ है, ये बायां हाथ है, बाकी बदन, ये हो ही नहीं सकता। पूरा मुल्क जो है उसकी मिसाल एक बॉडी की तरह है। अगर खैबर पख्तूनख्वा में आज ये आग लगी हुई है तो ये नामुमकिन है कि जो पंजाब है वो सिक्योर हो जाएगा या सिंध है या बलूचिस्तान है। मेरे ख्याल में इस वक्त जो जिस चीज़ की ज़रूरत है वो ये है कि जिस तरह सिक्योरिटी इदारे जो है यकसू हो के, अभी जो नया इदारा बनाया है इंटेलिजेंस फ्यूजन का, ये एक बड़ी पेशरफ्त है। तो इस तरह अगर सिक्योरिटी साइड पे हम यकसू है तो मेरे ख्याल में पॉलिटिकल साइड पे भी यकसू होना पड़ेगा, इल्ज़ामात की सियासत से हमें निकलना पड़ेगा। ये एक मुश्तरका मसला है, ये सबका मसला है। PTI वाले भी इससे मुतासर हो रहे हैं, मुस्लिम लीग वाले भी, पीपल्स पार्टी वाले, अवामी नेशनल पार्टी वाले, जो है एक मेरे ख्याल में जिस तरह कंसेंसस APS के हमले के बाद हुआ था जब 20 पॉइंट नेशनल एक्शन प्लान जो है वो बनाया गया था, इसी तरह एक कंसेंसस की ज़रूरत है, पॉलिटिकल कंसेंसस की। वन वॉइस क्या करना है, फ़ौज को बैक करना है, नॉन काइनेटिक जो चीज़ें हैं जो कि सियासी हुकूमतों ने करनी है, जो कि मरकज़ी हुकूमत और सूबाई हुकूमत ने करनी है, वो इम्पॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है आज ऑपरेशन हो जाता है, कल आप इलाके को इस तरह फ़ौज निकल आती है, आप ना वहाँ पर पुलिस भेजते हैं, ना डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन काम करती है, ना आप जुडिशल रिफॉर्म लाते हैं, ना लोगों को जो है उनको फैसिलिटेट करते हैं रोज़गार के हवाले से, तालीम के हवाले से, सेहत के हवाले से, तो डेफिनेटली लोगों की डिस्पॉन्डेंसी जो है वो बढ़ जाती है। तो मैं समझता हूँ कि काइनेटिक के साथ साथ हमें नॉन काइनेटिक, और नॉन काइनेटिक का जो पोर्शन है वो सियासी हुकूमतों का है। लोग तो जो नाला है, प्रॉब्लम क्या है इस वक्त सिर्फ मिलिट्री फ्रंट पे है, सिक्योरिटी फ्रंट पे है, तो जो फेलियर्स होती है लोग वो सारा डालते हैं फ़ौज और सिक्योरिटी इदारों के खाते में, लेकिन वहाँ पे बड़ी होशियारी के साथ जो है आपका सूबाई हुकूमत जिम्मेदारी नहीं ले रही है, आपका फेडरल हुकूमत जो है जिम्मेदारी नहीं ले रही है, ना ये वो सोच रहे हैं कि ये हमारा मसला है, ये ना PTI का मसला है, ना मुस्लिम लीग का मसला है, ये हम सब का मसला है। इसी वजह से जो लोगों की वो जो मतलब है कि जो दिल में जो मतलब है कि नाराज से वो लगे सारा है कि वो कह रहे हैं कि ये सिक्योरिटी, फिर ये है कि इल्जाम सारा खुद कुछ करे ना और इल्जाम सारा फौज के ऊपर सारा फौज सिक्योरिटी इदारों पे। जी बिल्कुल। जावेद सुमरो साहब, आपने खुद मौजूद भी थे, अभी हसन भाई की गुफ्तगू भी आपने सुनी। सेटल एरिया में भी आप नहीं जा सकते शाम के बाद, तो जिम्मेदारी तो फिर सूबाई हुकूमत की हुई, और सूबाई हुकूमत यहाँ पर क्या कर रही है? वाहिद पूरे पाकिस्तान में एक सूबे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है। चौधरी साहब देखें, जो भी काम जिसने भी करना हो, चाहे वो इनफरादी तौर पर हो, इज्तमाही तौर पर हो या हुकूमती सतह पे हो, उस पर नीयत बहुत बड़ी जो है ना काउंट की जाती है। ठीक है। यहाँ पर मुझे ज़ाती तौर पे ये लग रहा है कि सूबाई हुकूमत की सिर्फ ये नीयत है कि वो अपने लीडर को छुड़वाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि जी अदालत और कानून और आइन से मावरा होकर वो अपने लीडर को जो है जेल से आज़ाद कराना चाहते हैं। इसके अलावा जो मेरी समझ के मुताबिक वो यही है कि वो ये नहीं चाहते कि सूबे के अंदर, जैसे हसन साहब ने बताया कि आधे से ज़्यादा खैबर पख्तूनख्वा का इलाका वो रात को नो-गो एरिया बना हुआ है। ठीक है, वहाँ मिलिटेंट्स मौजूद हैं। मिलिटेंट सिर्फ उन इलाकों में नहीं, बाकी इलाकों में भी मौजूद हैं। आज DG साहब ने यही बात हमें दिखाई, बल्कि सोहेल अफरीदी साहब की वो बात और वो स्टेटमेंट्स भी उन्होंने हमें वहाँ पे दिखाई कि किस तरह से वो ये चाहते हैं कि जी ऑपरेशन ना हो। भाई ऑपरेशन नहीं होगा और आपके पास इतनी सख्त नहीं कि आप इन तमाम मिलिटेंट्स के साथ जो है आप मुकाबला कर सकें। जब आपके पास ये नहीं तो ऑफ कोर्स आपको फिर उसके बाद सिक्योरिटी एजेंसीज के पास आना पड़ेगा, आपको आर्मी को फॉलो करना पड़ेगा कि वो वहाँ पर ऑपरेशन करें। और ये आज उन्होंने क्लियर कट ये बात कह दी कि जी बेशक वो ना चाहें कि तीरा के अंदर जो है ऑपरेशन ना हो, दीगर इलाकों में ऑपरेशन ना हो, लेकिन हम ऑपरेशन कर रहे हैं। डेली के बेसिस पे जो है ख़ास तौर पर खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के अंदर 210 के करीब जो है इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस किए जा रहे हैं। अब इस सारी सूरत हाल के बावजूद भी सोहेल अफरीदी साहब या उनसे पहले उनके
प्रेडिसेसर जो अली अमीन गंडापुर थे वो क्यों ऑपरेशन नहीं चाहते थे? वो यही था कि वो चाहते थे कि जी हम अफगानिस्तान में जो मौजूदा इस वक्त अबूरी हुकूमत है उसके साथ मिलकर अपना जो मामला है सीधा करें। और मैं यहाँ पे ये भी कहूँगा मुल्क का मामला बेशक रह जाए, ये कहूँगा कि वो एक कप चाय जो काबुल के अंदर पी गई थी वो हमें उस वक्त बहुत भारी पड़ रही है, क्योंकि उस चाय के एक कप के बाद जिस तरह से इन तमाम दहशत गर्दों को लाकर पाकिस्तान में बसाया गया, और फिर जितने अभी भी अगर हम आप देखें तो सबसे ज़्यादा जो हमारे पास कैंप्स लगे हुए हैं वो अभी भी KPK में हैं, और इसके अलावा बलूचिस्तान के अंदर हैं। तो ये सारी सूरत हाल देखें तो, और दूसरी चीज़ ये भी देखें कि अब जो एक नेक्सस बना है अफगान तालिबान की अबूरी हुकूमत का और इंडिया का, जी, और इंडिया वालों को ये पता है कि सिर्फ और सिर्फ अफगान तालिबान की जो मौजूदा रजीम है वो सिर्फ पैसा चाहती है। उनके पास ना कोई अवाम की फलाह बहबूद के लिए कोई प्रोग्राम है, ना उनके पास कोई ऐसी ख़वातीन के लिए जो अफगानिस्तान के अंदर मौजूद शहरी हैं, मर्द ख़वातीन और बच्चे और बुजुर्ग, उनके लिए कोई फलाह बहबूद का प्रोग्राम नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ ये चाहते हैं कि हम पैसे कैसे कमाएं, और इसका जिक्र भी आज किया गया कि वार इकोनॉमी जो है उसके ऊपर बेस बनाकर अफगान तालिबान का पूरा रजीम जो है वो न सिर्फ अपना पाकिस्तान के अंदर इन्फिल्ट्रेट करता है, उज़्बेकिस्तान, चाइना, ईरान और बाकी जो करीबी पड़ोसी ममालिक हैं, हर जगह उसने इस किस्म की ऐसी चीज़ें की हैं जिससे उन तमाम ममालिक की जो अमन-ओ-अमान की सूरत हाल है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। और इंडिया को ये बात समझ आ गई है कि अफगान तालिबान रजीम को रकम चाहिए, पैसे चाहिए, और वो उनको यूज़ कर रहे हैं, चाहे वो कोई भी चीज़ हो। और फिर जाहिर है कि आज ये भी स्टेटमेंट दिखाई गई कि एनिमीज़ फ्रेंड। तो अब इंडिया के अंदर जब ये एक नज़रिया कायम हो जाए तो फिर जाहिर है हम अफ़गानिस्तान की मौजूदा तालिबान रजीम कभी भी पाकिस्तान को या पाकिस्तानी इदारों को, पाकिस्तान की हुकूमत को कभी दोस्त नहीं समझेगी। और ये बात मुझे आज तक खुद नहीं समझ आई कि PTI के इन सीनियर पॉलिटिशियंस को क्यों नहीं समझ आती, जबकि इनको चाहिए कि पाकिस्तान के अंदर मिलके आप अगर चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी माजी के दो सख्त तरीन नज़रियाती मुखालिफ सियासी जमातों के दरमियान हो सकता है तो आप भी बैठ सकते हैं, लेकिन जब भी इनसे बात करो किसी नज़रियाती क्या कहते हैं मुज़ाकरात की, तो ये बात उसी पे ले आते हैं कि जी हमें पहले तो इमरान खान साहब को रिहा कराना है, उनसे मुलाकात करने दें। बैरिस्टर गोहर का स्टेटमेंट देखें कि हम भीख मांग रहे हैं, कि भाई जब आप इस किस्म की जो मैच्योर जो किस्म की बातें आप नहीं करते, आप छोटी छोटी स्टेटमेंट्स देकर आप खुद अपने लिए ऐसे मसाइल पैदा करते हैं। MNA साहब की भी स्टेटमेंट दिखाई गई है ना? बिल्कुल दिखाई गई है, बिल्कुल दिखाई गई है। देखें, इन चीज़ों को आप कभी भी सियासत के अंदर ना देखें। सियासत में हमेशा मुज़ाकरात का जो खिड़की है वो खुली रखी जाती है। आप तो बिल्कुल ही एक ऊपर साइड पे चले गए, जी हमने किसी के साथ बात नहीं करनी। भाई फिर किससे बात करनी है? आप एस्टेब्लिशमेंट से आप बात नहीं करना चाहते? नहीं, वहां पर तो वो करना चाहते हैं। नहीं, देखें, एस्टेब्लिशमेंट का किरदार तो सियासी नहीं है ना। जी, अगर एस्टेब्लिशमेंट का सियासी किरदार होता तो एस्टेब्लिशमेंट उनसे बात करती। जिनका सियासी किरदार है, आप उनको चोर करार दे चुके हैं, आप उनको गुंडा करार दे चुके हैं, आप उनको मुल्क की कौमी दौलत लूटने वाले करार दे चुके हैं। भाई जब आप इस किस्म के अल्फाज, इस किस्म के अलकाबात आप बाकी सियासी जमातों के लीडर्स को देंगे तो भाई कोई भी आपके साथ नहीं बैठेगा। सबसे पहले आप अपना रवैया दुरुस्त करें, उस रवैये के बाद है। और दूसरा, वो जो सोशल मीडिया के कुछ दोस्तों के कहने के ऊपर ये सारा कुछ करते हैं, मुझे उस पर भी बड़ा अफसोस होता है कि यार आप उन चंद दोस्तों के उस बयानिए को सामने रखते हुए आप आगे चलते हैं। आपको चाहिए, आप सियासतदान हो, आप एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम में सोचें, उस ब्रॉड स्पेक्ट्रम में सोच कर चलें। ठीक है, आपकी एक ज़रूर सोशल मीडिया विंग है, आप उसको यूटिलाइज करें अपने आप को फ़ायदा देने के लिए, लेकिन उनके कहने पे तो मत चलें। वो जो स्टेटमेंट रात को अपने वीलॉग के अंदर देते हैं, दूसरे दिन जो है सूबाई वज़रा भी वही बात करते रहते हैं। ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। कुछ सजा भी तो हुई है इस्लामाबाद से। देखिए, ये चीज़ें डिफरेंट हैं। सज़ा अब क्या है, अदालतों के मामला है, मैं वो नहीं कह रहा, लेकिन अब देखें, अब सोहेल अफरीदी साहब के भी यहाँ से वारंट गिरफ्तारी जारी हो चुके हुए हैं। ये तो शुक्र अदा करें कि यहाँ के इस्लामाबाद के जो इदारे हैं उन्होंने उनको यहाँ डिस्ट्रिक्ट बार में खिताब के दौरान गिरफ्तार नहीं किया, वरना वो उसको गिरफ्तार भी कर सकते थे। लेकिन अब क्या करें, समझ नहीं आती पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। अब इमरान खान साहब के साथ जो भी मुलाकात करके निकलता है वो अपनी एक बयानियाँ बाहर आके बताता है। हसन साहब, मैं अंदर गया हूँ यहाँ पे कवरेज करने के लिए, उनसे जो मुलाकात करता था बाहर आके हम जब सुनते थे उसका बयानिया अपना अपना होता था। अब जब आप इस किस्म की चीज़ें करेंगे और पार्टी के अंदर हर बंदा, हर सियासी क़यादत अपना 1.5 इंच की मस्जिद बना देगी,
तो फिर आप सोचें कि फिर ये मामलात ऐसे नहीं चलेंगे। आपको इस तरह से बैठ के अपनी पार्टी को सबसे पहले मिला के चलना है, उसको मिलाना है, उनको आपस में इकट्ठा करना है, फिर एक लीडर को सामने लेकर आए ताकि वो इमरान खान साहब की बातों को सामने रखते हुए आप हुकूमत के साथ मुज़ाकरात करें। हुकूमत भी तो मुलाकात नहीं करने देती ना। नहीं, देखिए आप बाकी सियासी क़यादत को देखें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी देखें, मुस्लिम लीग नून देखें, वो माजी के इन तमाम जो है चीज़ों से सबक हासिल करके अब उनके दरवाजे कभी भी मुज़ाकरात के लिए बंद नहीं होंगे। आप कम अज़ कम आप सीरियसनेस तो दिखाएं। यहाँ से तो सीरियसनेस दिखाई नहीं देती, यहाँ पे सिर्फ बयानात दिखाई देते हैं कि दूसरे की पगड़ी कैसे उछालनी है। यहाँ से तो बस यही चीज़ होती है। अगर आप सीरियस हैं तो आप आए, आप बैठे। मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हो या दीगर जमातें हो, अगर पाकिस्तान जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजल रहमान साहब आपके साथ बैठ सकते हैं, जिनको 2014 के धरने के दौरान सबसे ज़्यादा तनकीद का निशाना बनाया गया, तो बाकी भी आपके साथ बैठ सकते हैं। लेकिन आपकी नीयत जो है वो कुछ करने वाली हो और नीयत सामने नज़र आती कि जी हाँ हम चाहते हैं कि बैठें, फिर मामलात आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल सही। एक शार्ट ब्रेक का वक्त हुआ है। जब वापस आएंगे तो हसन खान साहब से ये पूछेंगे कि बलूचिस्तान में तो दहशत गर्दी के वाक़यात में कमी आई है, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा में इजाफा, इसकी वजूहात क्या है। मिलते हैं एक शार्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम पर जाने से कबल गुफ्तगू हो रही थी दहशत गर्दी के वाक़यात और डायरेक्टर जनरल ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस। इसी दौरान हमें ज्वाइन किया है ब्रिगेडियर रिटायर्ड शाहिद जहांगीर साहब ने। वेलकम ब्रिगेडियर साहब। ब्रिगेडियर साहब, थैंक यू। आपने आज तर्जुमान अफ़वाज पाकिस्तान की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी है, 3 घंटे 20 मिनट उसका दौरानिया था। क्या कहेंगे सर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऊपर, और बिलखसूस अगर दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ जो जंग है उसमें मिलने वाली कामयाबियों का जो जिक्र किया गया है, और अगर हम ये भी बात करें कि बलूचिस्तान में तो दहशत गर्दी के वाक़यात में कमी आई है और खैबर पख्तूनख्वा में इजाफा हुआ है सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच, मुझे आपने इनवाइट किया। अगर आपने थोड़ा सा क्रिटिकली इसको सुना हो DGISPR की जी प्रेस कॉन्फ्रेंस को, और जो हालात प्रिवेल कर रहे हैं काउंटर टेररिज्म के हिसाब से, जी तो चंद एक नुक्ते बड़े क्लियर नजर आते हैं जो कि इसकी आउटकम अभी है। नंबर एक तो ये है कि जो नेशनल एक्शन प्लान 14 पॉइंट्स का बना था, जी उसमें से 100% इम्प्लीमेंटेशन इज फ्रॉम वन सेगमेंट ऑफ द गवर्नमेंट, दैट इज द आर्मी। 100% उन्होंने रिजल्ट दिया है, लेकिन उन्होंने आज भी बड़ा क्लियरली DGISPR ने कहा कि बाकी जो 13 पॉइंट्स हैं जी और जिन के रिलेटेड हैं उसमें काफी गैप्स हैं इम्प्लीमेंटेशन के। नंबर एक। जी नंबर दो, जो बात की कि जी काउंटर टेररिज्म में जो एक हमें कितनी कामयाबी मिली, उसको हम इन अ नटशेल ये कह सकते हैं कि देयर इज अ स्ट्रेटेजिक शिफ्ट नाउ इन दी काउंटर टेररिज्म। पहले TPP हमारे पीछे थी और हम एक जंग उनके खिलाफ एक डिफेंसिव बैटल लड़ने की कोशिश कर रहे थे। सही। अभी TPP जो है इट इज ऑन द रन, वेदर इट्स काउंटर टेररिज्म की बैटलफील्ड हो या डिप्लोमेटिक बैटलफील्ड हो या अफगानिस्तान के अफगान तालिबान हो, तो दे आर ऑन द रन नाउ। तो ये एक मेजर स्ट्रेटेजिक शिफ्ट आया है जिसका इफेक्ट आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह हमें मिलेगा। बिल्कुल सही। बल्कि साथ इंडिया को भी शामिल कर लें सर, इंडिया अफगानिस्तान और TTP। मैं उस पर ही आ रहा हूँ जी। तीसरी चीज ये है कि अभी तक इंटरनेशनल एरेना पे
हमारी बात पे कोई ध्यान नहीं देता था। जब हम कहते थे कि जी ये टेररिज्म जो है ये सिर्फ पाकिस्तान के अगेंस्ट नहीं होगा, कल को ये जो दूसरे जोग्राफियाई ममालिक हैं अफगानिस्तान के उस तक भी फैलेगा। जी जी। और इसका जो हैंडलर है वो इंडिया है, बिकॉज इंडियन हेजेमोनिक डिजाइन जो हैं साउथ एशिया में वो बहुत क्लियर है। और अभी आहिस्ता आहिस्ता आपने देखा कि ताजिकिस्तान की तरफ भी शुरू हो गए हैं, और दूसरे जो ईरान के भी और दूसरे ममालिक हैं उसमें भी ये प्रॉब्लम्स तालिबान की आ रही हैं। तीसरी चीज जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है वो इसको रिकॉग्नाइज शुरू कर दिया उन्होंने। हम जो ये कहते रहे कि जी ये तालिबान जो हैं ये सारे वॉर इकोनॉमी पे चल रहे हैं, तो सिगर की रिपोर्ट जो आई है पिछले दिनों उसमें बड़ा क्लियरली बता दिया कि कितने बिलियन डॉलर्स की एड ये खा पी गए हैं और करप्शन है इनकी। और वो जो नूर वली और गुल बहादुर ग्रुप और टीपीपी एंड ऑल दैट, दे आर ऑल हैव अ नेक्सस विद अफगानिस्तान, और इनका बाप इंडिया है रॉ, जी जी, जो कि इनको पाकिस्तान के केस यूज कर रहा है। आप देखें कि जिस वक्त हमने थोड़ा सा अफगानिस्तान तालिबान को प्रेस किया तो वो भागे हैं इंडिया की तरफ। जी बिल्कुल। तो जब कोई प्रॉब्लम होती है, इंसान कोई प्रॉब्लम में आता है तो वो अपने फैसिलिटेटर की तरफ ही भागता है। तो दैट इज वेरी क्लियर। तो दुनिया को अभी ये नजर आना शुरू हो गया है कि इंडिया का क्या डिजाइन है साउथ एशिया में, और साउथ एशिया में they will never like to have Indian hegemonic designs. नंबर 3 जो है BLA, आपने जो बात की बलूचिस्तान में क्यों जो है वो डाउनवर्ड ट्रेंड नजर आ रहा है, बिकॉज वहां पे डेवलपमेंट के बहुत सारे प्रोजेक्ट जैसे कि आज DGISPR ने बताया जी जी with the provincial government वो लॉन्च हो चुके हुए हैं, and that is because the provincial government is on board with the government, with the army, for the development of their province. Whereas when you see on the KPK, it is the other way around. The government and the army and all wants to help them, लेकिन they are the those who do not want कि इस चीज को सेटल किया जाए। और वन थिंग, सेकंड थिंग इज दैट दे आर covertly, I would say, they are helping the Taliban and helping the Afghan residing over there, because there is a political nexus, political terrorism nexus for the benefit, for the financial terms, जो अफगानी जहाँ पे सेटल हुए हैं जी जी, पहले तो उनको निकालना चाहिए। आपने देखा DGISPR ने आज बताया, आपको आपकी स्लाइड में ही बताया कि जी कितने सेंटर्स जो हैं, जो रिफ्यूजी कैंप्स हैं, वो उनको ऑर्डर दिया गया बंद करने का, लेकिन KPK में अभी तक नहीं बंद हुए। तो दैट इसका क्या मतलब है कि जी प्रोविंशियल गवर्नमेंट इज नॉट कोऑपरेटिंग। तो अभी जब अगर तीरा में या दूसरी जगहों पे ऑपरेशन की जरूरत आती है तो वो इसीलिए आती है कि ये लोग उनके साथ घुल मिल गए हुए हैं। और उसमें आज DGISPR ने बड़ा वो पर्दा रख के इनको बोला कि कुछ पर्दा नशीनों के भी नंबर है, दैट नाम है, दैट मीन्स कि जी कुछ हाई अप्स लोग भी शामिल हैं इसमें। जी जी, तो ये एक बड़ी अलार्मिंग चीज है। अभी इसमें आप लोग जो जर्नलिस्ट हैं, ये उनका काम है कि जी वो उनको बेनकाब करें। तीसरी चीज जो बड़ी इंपॉर्टेंट लास्ट चीज है वो ये है कि जो लोग पकड़े गए हैं उनको भी छोड़ दिया जा रहा है, जो कि जुडिशरी का काम है कि ऐसे मौकों के लिए हर दुनिया में स्पेशल लॉज बनाए जाते हैं। लेकिन हम एक टेररिस्ट के खिलाफ अगर नॉर्मल लॉज पे डील करेंगे तो हम कभी भी उसके खिलाफ कौन गवाही देगा? अगर मैं टेररिस्ट हूं तो मेरे खिलाफ आप गवाही देंगे?
क्योंकि आपका कल को आपको पता है जी कि जी कल को मेरे बिल्कुल, बच्चे किसी वक्त भी निशाना बनाया जा सकता है। जी, आपके बच्चे, आपके रिश्तेदार, आपकी बेगम को निशाना बनाया जा सकता जी है। जी तो इसलिए जुडिशरी को कुछ ना कुछ नए लॉज बनाने चाहिए फॉर द टेररिज्म, ताकि एक केस अगर पुलिस या लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज किसी को पकड़ती हैं अपनी जान हथेली पर रख के, अपने खून दे के, तो कानूनी तौर पे जो जुडिशरी है वो उसको उस तरीके से डील करे, बजाय इसके कि जैसे एक नॉर्मल मुल्जिम को डील किया जाता है। जी बिल्कुल से ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट। जी ब्रिगेडियर साहब, मैं आपकी जरा वापस आता हूँ। असलम खान साहब, बड़ा अहम नुक्ता उठाया ब्रिगेडियर साहब ने। नेशनल एक्शन प्लान के जो 14 निकात थे, सिक्योरिटी फोर्सेस एक नुक्ते के ऊपर तो अपना रिजल्ट भी आपको दे रही हैं। 13 नुकात, कहाँ प्रॉब्लम आ रही है? पॉलिटिकल विल नहीं है क्या? देखिए चौधरी साहब, मेरे ख्याल में ऐसा नहीं है। ये इसमें कोई शक नहीं कि जिस तरह मैंने पहले भी कहा कि काइनेटिक साइड पे ज़्यादा प्रेशर है, मतलब है कि ज़्यादा फोकस है, और मिलिट्री जो है वो जिस तरह हज़ारों की तादाद में 75,000 तो ओनली खैबर पख्तूनख्वा में जो ऑपरेशन हुआ है, इस तरह बलूचिस्तान में राउंड अबाउट 100,000 ऑपरेशन जो है ये गुज़िश्ता साल हुए, और बताया गया कि 200 to 300 पर डे के हिसाब से इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन जो है होते रहे हैं। तो इसमें कोई शक नहीं। उस तरह मैंने पहले कहा कि गवर्नेंस का बहुत बड़ा मसला है। पोस्ट ऑपरेशन जो कुछ करना होता है वो हम उसमें अभी तक नाकाम हो चुके हैं, लेकिन ये नहीं है कि कुछ एरियाज़ में इस तरह स्वात है, बाजावड़ है, मोमन वगैरह, इसको स्टेबलाइज़ किया गया है। इस तरह दीगर इलावी तो पॉकेट्स में, और अब इस वक्त जो है मिलिटेंट के साथ कोई वो नहीं है, मतलब है कि कोई स्पेस नहीं है, कोई। पहले तो उनके कमांड एंड कंट्रोल सेंटर हुआ करते थे, बाकायदा इलाके होते थे जो उनके ज़ेर असर या उनके कब्जे में होते थे। वो सफाई हो चुकी है? वो तकरीबन वो नहीं है अभी कहीं भी आपने। वो अभी हेट एंड रन पे करते हैं, अभी निकल आते हैं, सिविलियन को टारगेट करते हैं, कानवाय को टारगेट करते हैं। इसी तरह अभी तो उनके पास क्वाड कॉप्टर की बात आ गई कि मेरे ख्याल में अराउंड 400 के करीब जो है क्वाड कॉप्टर्स। ये वो तो नहीं है जो एम्बुलेंसेज में आए थे शायद दिल्ली से काबुल? अभी वो तो डेफिनेटली, क्योंकि ये जो इतनी सोफिस्टिकेटेड वार मशीन जो है, किलिंग मशीन जो है, जाहिर बात है ये तो किसी ने दिए होंगे, और ऑलरेडी उनके पास जो सोफिस्टिकेटेड असला था खैबर पख्तूनख्वा, अब जाके कहीं से मेरे ख्याल में टोटल 17 या 18 जो है ना बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ दी गई है। अभी जो स्नाइपर्स देंगे 2 किलोमीटर तक तो उनके स्नाइपर्स उनके पास होते थे, नाइट विजन गॉगल्स, थर्मल सेंसिंग गन्स होते थे, मतलब ये कि हाईली सोफिस्टिकेटेड। लेकिन हमारी नालायकी ये थी कि हम जो है ना 4 साल में इसको ना दे सके। हाँ, वो आप इस पे फेडरल गवर्नमेंट को मोरद इल्ज़ाम ठहराए, हाँ वो प्रोविंशियल करे, मेरा इससे कोई गरज नहीं है। मैं एक आम आदमी की हैसियत से कहता हूँ कि मेरी प्रोटेक्शन नहीं पर अमल होना चाहिए, 100% होना चाहिए। इस तरह ब्रिगेडियर साहब ने इशारा किया कि अब जुडिशरी आप नॉर्मल लॉस के जरिए कैसे दहशतगर्द को हैंडल कर सकते हैं। इसी तरह पुलिस रिफॉर्म्स, CTD खैबर पख्तूनख्वा में सबसे कमज़ोर CTD, सबसे वो जो कहते हैं ना कि एवी CTD का नाम दिया गया, वो अब जाके थोड़ा सा जो है फोकस किया गया है। इसी तरह आप अगर देखें, मैंने गवर्नेंस की बात की, खैबर पख्तूनख्वा में ये जो मर्ज डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे तो गवर्नेंस के नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। ओके, ज़रा बिल्कुल शार्ट कमेंट्स मुझे ब्रिगेडियर साहब पहले आपसे चाहिए होगा। 2026 में क्या अफगानिस्तान और भारत क्या पाकिस्तान के खिलाफ कोई मुश्तरका इकदाम कर सकते हैं? शॉर्ट कमेंट सर। देखें जी, पॉसिबिलिटी तो रूल आउट नहीं की जा सकती, लेकिन एक चीज बड़ी क्लियर, हाँ जी, हम तैयार है। और जैसे इंडिया को हमने मार्का हक में सबक सिखाया था, क्योंकि फौज के साथ अवाम खड़ी हुई है, एक नॉर्मल आदमी खड़ा हुआ है। जो ये अलाउ मी टू डिसएग्री विद द पैनलिस्ट दैट हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें बिल्कुल फर्क पड़ता है। हमें अगर मुल्क में सुकून होगा, फॉरेन इन्वेस्टमेंट तब आएगी। अगर हमें गुड गवर्नेंस चाहिए तो हम आम आदमी को भी बोलना पड़ेगा। जी बिल्कुल ठीक है ब्रिगेडियर साहब, आपका पॉइंट आ गया। जावेद सुमरू साहब 1 पॉइंट 10 सेकंड में। देखिए चौधरी साहब, जो काइनेटिक पोजीशन हसन भाई ने बताई तो वो तो है। ये जो नेशनल एक्शन प्लान के जो 14 नुकात में से एक पे तो इंडिया और पाकिस्तान का, इंडिया और भारत का, अफगानिस्तान और भारत का, अगर हम तैयार हैं मिलिटरली देखें तो हम हर वक्त उसके लिए तैयार हैं। आज DGISPR ने भी यही बात कही है
कि उनको हम कहते हैं कि आओ ना, चाहे ऊपर से आओ, नीचे से आओ, दाएं से आए, बाएं से आओ, बाएं से आए, हम जहां तैयार से मर्जी हैं। हम तैयार बहुत हैं। शुक्रिया आप मेहमानों का। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया है और फिर हम भी यही कहेंगे इंडिया को भी और अफगानिस्तान को भी, दाएं से आएँ बाएं से आएँ, हम तैयार हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।